नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सैनी बैंको कैरियर एकेडमी सीकर के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा, उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो आज अपन अपलोड कर रहे हैं और उसके अंदर अपन देखते हैं कि कई सारे कंप्यूटर्स जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन कंप्यूटर्स में हमने पिछले वीडियो में भी देखा था सुपर कंप्यूटर, और आज भी अपन सुपर कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है, तो पहला अपना सुपर कंप्यूटर चल रहा था और उसी सुपर कंप्यूटर को अपन आज कंटिन्यू करते हैं। सुपर कंप्यूटर, अगर आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है सुपर कंप्यूटर के सीरीज़ को समझने के लिए, तो पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, अपलोड किया हुआ है। पिछले वीडियो के अंदर अपना सुपर कंप्यूटर से कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो पिछले वीडियो के अंदर अपना है। ठीक है, तो आज के वीडियो को समझने के लिए पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें और अपन आज नेक्स्ट वीडियो को यहाँ पर शूट करते हैं। ठीक है, तो अपना यहाँ पर कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि सुपर कंप्यूटर अपन कहते किसे हैं और सुपर कंप्यूटर किस काम में लिए जाते हैं, किस तरीके से सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आज अपन देखते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर है वो सबसे पहले कब बना और कहाँ बना। सुपर कंप्यूटर जो है वो सबसे पहले कब बना और कहाँ बना। तो सुपर कंप्यूटर की सीरीज़ में देखिए, सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर हैं वो सुपर कंप्यूटर दूसरे देशों ने पहले ही बना लिए थे, इंडिया ने बाद में बनाए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि 1964 में अमेरिका द्वारा, किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा सुपर कंप्यूटर बनाया गया। कौन सा कंप्यूटर बनाया गया? सुपर कंप्यूटर बनाया गया। यानी अगर मैं कहूँ तो कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? क्रे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? क्रे कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? क्रे कंप्यूटर क्या है? सबसे पहला कंप्यूटर है। ठीक है, यानी विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर है? क्रे कंप्यूटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया हुआ मिलता है कई बार CDC 6600, CDC 6600। ठीक है ना, कई बार आपको दिया हुआ मिलता है, लेकिन ये कंप्यूटर का नाम नहीं है, ये कंप्यूटर का नाम नहीं है। ठीक है ना, ये एक संस्था है जिसका नाम है CDC। क्या है? संस्था है जिसका नाम क्या है? CDC। तो कई बार क्रे ना दे करके अपने को क्या ऑप्शन में दे देता है? CDC 6600। कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन जो नाम है प्रथम सुपर कंप्यूटर का वो कौन सा कंप्यूटर है? अपना क्रे कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? क्रे कंप्यूटर है। और अगर आपको क्रे नहीं दिया हुआ रहता है तो क्या दिया हुआ रहेगा? CDC। क्या दिया हुआ रहेगा? CDC दिया हुआ रहेगा। तो CDC के अंदर देखिए आप कि ये है अपने विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर। अब सुपर कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं अपन? सुपर कंप्यूटर का उपयोग हम वैज्ञानिक अनुप्रयोगों या फिर इंजीनियरिंग क्षेत्रों या फिर अपन सैटेलाइट लॉन्चिंग, संचार के साधन जितने भी हैं उनके अंदर। ठीक है, जैसे आजकल अपन देखते हैं ना कि इंटरनेट का सबसे ज़्यादा उपयोग हो रहा है, तो वहाँ पर भी अपने को कौन से कंप्यूटर्स की आवश्यकता होती है? सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी के साथ में ही अपन क्या कर सकते हैं? प्रगति कर सकते हैं, देश प्रगति कर सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम US द्वारा यानी कि अमेरिका द्वारा पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया, और वो सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अपना क्रे कंप्यूटर है, या फिर हम क्या कह सकते हैं? CDC 6600 कंप्यूटर है। ठीक है, अगर भारत की बात की जाए, अगर भारत की बात की जाए, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो हम क्या कहेंगे? सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर का जो आगमन हुआ वो किस तरीके से हुआ? देखिए, सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो किराए पर भी अवेलेबल होते हैं। किसके ऊपर अवेलेबल होते हैं? किराए पे भी अपन उसको हायर कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? सुपर कंप्यूटर किसी भी कंट्री से मंगवा सकते हैं। शुरू में भारत के पास में कोई भी सुपर कंप्यूटर नहीं था। भारत ने काम करने के लिए, जैसे मान लो कि अपने जो वेपन्स होते हैं, ठीक है, जैसे अपने परमाणु हथियार होते हैं, उनको बनाने के लिए भी हम किसका उपयोग करते हैं? सुपर कंप्यूटर का उपयोग करते हैं।
अब वेपन्स को बनाने के लिए सुपर कंप्यूटर की हमें आवश्यकता थी और हमारे पास में सुपर कंप्यूटर नहीं थे, और कोई भी कंट्री ये नहीं चाहती है कि उससे शक्तिशाली कोई भी देश बन जाए उसी की हेल्प से, ठीक है। तो राजीव गांधी जी की सरकार थी और उन्होंने अमेरिका को कहा कि हमें भी एक सुपर कंप्यूटर किराए पर अवेलेबल करवा दीजिए, हमें भी एक सुपर कंप्यूटर क्या करवा दीजिए, किराए पर अवेलेबल करवा दीजिए। तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है करवा सकते हैं, लेकिन उसका जो इंपोर्ट करने का खर्चा था वो भी बहुत ज़्यादा था। इंपोर्ट करने का खर्चा क्या था, वो भी ज़्यादा था, और किराया भी क्या था, ज़्यादा। भाई अपने पास में कोई चीज़ नहीं है और हमें अगर कोई चीज़ चाहिए तो जितना किराया मांगेंगे उतना किराया अपने को देना पड़ता है। सुपर कंप्यूटर की कॉस्ट क्या होती है, हाई कॉस्ट होती है, ठीक है, करोड़ों में होती है। तो देखिए यहाँ पर एक अपने वैज्ञानिक थे, या फिर मैं कहूँ तो हमारे ही एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विजय पांडुकर। इनको विजय भटकर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, विजय भटकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो अपने ये एक व्यक्ति इंडिया के थे जिनका नाम था विजय भटकर, जिन पर हमें विश्वास था कि ये सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, जिन पर क्या था, हमें बिलीव था कि ये सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं। तो जो सरकार है उन्होंने विजय भटकर जी को बुलाया और उनसे कहा कि क्या आप सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, या फिर क्या हम भी सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, यानी इंडिया भी सुपर कंप्यूटर बना सकता है। तो विजय भटकर जी ने कहा कि हाँ, सुपर कंप्यूटर क्यों नहीं बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने सुपर कंप्यूटर को कभी बनाया तो नहीं है, लेकिन देखा ज़रूर है। जैसे मान लो हमें किसी भी टेक्निक का पता रहे कि ये चीज़ इस तरीके से बनाई जाती है, तो अपन क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये आता है कि ठीक है बना तो सकते हैं, लेकिन इसका कॉस्ट क्या आएगा, भाई अगर अपन किसी चीज़ को किराए पर लेकर के उसको काम करें तो जितना खर्चा आता है उससे अगर कम खर्चे के अंदर अपनी कोई चीज़ बनती है, या फिर उसके बराबर खर्चे के अंदर अगर कोई चीज़ बनती है, तब तो अपन उस चीज़ को बनाएं। या फिर किस काम की वो चीज़ कि अगर इंपोर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बनाने में कोई महत्व नहीं रहता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जितना कॉस्ट हम किसी भी सुपर कंप्यूटर को ला करके और उसके बाद में उसको यूज़ करने में जितनी कॉस्ट खर्च करेंगे, उतनी कॉस्ट के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर को बना सकते हैं। तो विजय पांडुकर भटकर को क्या मिला, परमिशन मिल गया कि आपको सुपर कंप्यूटर बनाना है, और आप सुपर कंप्यूटर बनाइए। तो सुपर कंप्यूटर को बनाने के लिए विजय पांडुकर और उनकी टीम ने भारत का एक सुपर कंप्यूटर बनाया। और कब बनाया, सन 1991 में इन्होंने एक सुपर कंप्यूटर बनाया, और उस कंप्यूटर का नाम था परम 8000। ध्यान में रखना, परम 8000। परम की सीरीज है जिसके अंदर 10,000 भी आता है, 8,000 भी है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, परम 8000 है। कौन सा है, परम 8000 है, ठीक है। जिसको किसने बनाया, विजय भटकर ने, या फिर विजय पांडुकर भटकर के द्वारा बनाया गया कौन सा है, प्रथम सुपर कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, प्रथम सुपर कंप्यूटर है, जो कौन से सन में बनाया गया, सन 1991 में बनाया गया, और उसका नाम क्या है, परम 8000 है। उसका नाम क्या है, परम 8000 है, ठीक है। तो दो चीज़ें हो गई अपनी। प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, क्रे, जो अमेरिका द्वारा 1964 में बनाया गया है। दूसरा अपना जो भारत का सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, परम 8000, जो 1991 में किसके द्वारा बनाया गया है, विजय भटकर के द्वारा बनाया गया है। और इसे पुणे की IIT में रखा गया है। कहाँ पर रखा गया था, पुणे की IIT के अंदर इस कंप्यूटर को रखा गया था, जिससे कई सारे कार्य करने में आसानी हुई, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें अपनी की, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे और भारत का सुपर कंप्यूटर परम 8000 है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं वर्तमान की। इसके बाद किसकी बात करते हैं, वर्तमान की बात करते हैं कि वर्तमान में कौन से कंप्यूटर जो है वो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है। सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
कि वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ठीक है, तो देखो वर्तमान में विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है समिट। कौन सा है? समिट है, जो कहां का है? अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का। ठीक है, इसकी जो स्पीड है वो लगभग 200 पेटाफ्लॉप है। 200 पेटाफ्लॉप्स है। कितनी है? 200 पेटाफ्लॉप्स है। यहां पर हम लोग देखेंगे, देखो स्पीड। ठीक है, मैंने क्या कहा? स्पीड। तो एक जो नॉर्मल कंप्यूटर होता है, यानी कि मैं कहूं तो कि कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो यहां पर मैं कहूंगा MIPS। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि कंप्यूटर की स्पीड को किस में मापा जाता है, तो किस में मापा जाता है? MIPS में। या फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड के अंदर क्या किया जाता है? कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि प्रोसेसर की स्पीड को, कंप्यूटर में क्या लगाते हैं अपन भाई? कंप्यूटर में प्रोसेस कौन करता है? प्रोसेसर करता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? प्रोसेसर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? तो हम कहते हैं हर्ट्ज में, HZ। ठीक है ना, किसमें मापा जाता है? हर्ट्ज में। यहां पर आपको MHZ भी मिल सकता है या फिर GHZ भी मिल सकता है, यानी मेगा हर्ट्ज भी मिल सकता है और आपको कौन सा मिल सकता है? गीगा हर्ट्ज भी मिल सकता है। ऑप्शन के अंदर आपको ये दोनों में से कोई भी मिल सकता है, या फिर आपको नॉर्मल हर्ट्ज भी मिल सकता है कि हर्ट्ज के अंदर क्या किया जाता है? प्रोसेसर की स्पीड को मापा जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्मल कंप्यूटर की बात हो गई कि कंप्यूटर की स्पीड को किसमें मापा जाता है? MIPS में मापा जाता है। प्रोसेसर की स्पीड को हर्ट्ज में, यानी कि मेगा हर्ट्ज या फिर गीगा हर्ट्ज आपको दिया हुआ मिल सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि दोनों में डिफरेंस है, सुपर कंप्यूटर में और नॉर्मल कंप्यूटर में डिफरेंस है। यानी कि जो अपना नॉर्मल कंप्यूटर होता है वो किस में काम करता है? एक सिंगल प्रोसेसर के ऊपर काम करता है, यानी मिलियंस इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड की स्पीड से काम करता है। वहीं सुपर कंप्यूटर जो होता है उसके अंदर कई सारे प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं। उसके अंदर क्या लगे हुए रहते हैं? कई सारे प्रोसेसर लगे हुए रहते हैं। तो ये अरबों खरबों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। अरबों खरबों इंस्ट्रक्शंस को एक साथ सोल्व कर सकते हैं। एक सेकेंड के अंदर क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए कि अगर पूरे विश्व का जलवायु या फिर पूरे विश्व का तापमान अगर हमें मेजरमेंट करना हो, तो उसमें कई अरबों खरबों डेटा क्या आते हैं? एक साथ में आते हैं और उनको हम क्या कर सकते हैं? जस्ट ए सेकंड के अंदर उनका निष्पादन कर सकते हैं। तो हमें शक्तिशाली कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, और वो शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा होता है? अपना सुपर कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो जो अपना सुपर कंप्यूटर होता है इसकी स्पीड को किस में मापा जाता है? तो इसकी स्पीड को मापा जाता है फ्लॉप्स में। किस में मापा जाता है? फ्लॉप्स में मापा जाता है। यानी फ्लॉप्स का क्या मतलब हो गया? फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लॉप्स का मतलब हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। ठीक है ना, फ्लॉप्स का क्या मतलब होता है? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। तो ये तीनों स्पीड आपको याद रखनी है। ठीक है, कि नॉर्मल कंप्यूटर की स्पीड MIPS में, प्रोसेसर की स्पीड को किस में मापते हैं अपन?
हर्ट्ज में, और फ्लॉप्स यानी कि सुपर कंप्यूटर की स्पीड को किस में नापते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन से पर सेकंड के अंदर अपन मापते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर हुई अपनी स्पीड की। ठीक है, तो अपना जो वर्तमान में सबसे फास्ट जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, समिट, और इसकी स्पीड क्या है, 200 पेटाफ्लॉप्स। कितनी है, 200 पेटाफ्लॉप्स है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन कि भारत का वर्तमान में, भारत का, ठीक है ना, किसमें, वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है, तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे प्रत्युष मिहिर। कौन सा है, प्रत्युष मिहिर नाम का सुपर कंप्यूटर है, वो सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, और इसकी स्पीड है लगभग 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। ठीक है ना, ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है भारत द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित, भारत के द्वारा निर्मित सबसे शक्तिशाली, वर्तमान का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है प्रत्युष मिहिर, जिसकी स्पीड क्या है, 6.8 पेटाफ्लॉप्स। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ ये जो फ्लॉप्स की जो फुल फॉर्म है ना, ये कोऑपरेटिव बैंक, यानी अभी जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है। रिसेंट में जो कोऑपरेटिव बैंक का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वर्तमान में भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो देखिए वर्तमान में भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर जो है वो कंप्यूटर अपना है परम शिवाय। कौन सा है, परम शिवाय। परंतु इसकी स्पीड जो है वो प्रत्युष मिहिर से कम है। क्या है, प्रत्युष मिहिर से कम, यानी कि प्रत्युष मिहिर की है 6.8 पेटाफ्लॉप और इसकी स्पीड है 833 टेराफ्लॉप्स। कितनी है, 833 टेराफ्लॉप्स। कम कैसे हुई कि 1000 टेराफ्लॉप्स जो होते हैं, टेराफ्लॉप्स जो होते हैं वो इक्वल टू होते हैं 1 पेटाफ्लॉप्स की। ठीक है ना, 1000 टेराफ्लॉप्स इक्वल टू 1 पेटाफ्लॉप्स, तो कम हो गई 833 टेराफ्लॉप्स ही क्या है, इसकी स्पीड है। अब ये जो प्रत्युष मिहिर है ना, ये कंप्यूटर जो है ये वर्तमान में मौसम संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए उपयोग में लिया जा रहा है। किसके उपयोग में लिया जा रहा है, मौसम संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। और प्रत्युष मिहिर जो है, इसी के कारण आज अपन देखते हैं कि जलवायु से संबंधित या फिर मौसम से संबंधित सटीक जानकारी हमें मिल रही है। अगर बता दिया जाए कि 2 दिन के अंदर यहाँ बारिश होने का संभावना है, तो वो किसके द्वारा लिया जा रहा है डेटा, प्रत्युष मिहिर के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये बात रही अपनी सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड रही, सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर अपन सुपर कंप्यूटर की और भी बातें करें तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कि अगर सुपर कंप्यूटर का उपयोग जो है वो अगर किसी भी रॉकेट लॉन्चिंग के लिए किया जाता है तो वो किस तरीके से किया जाता है। तो रॉकेट लॉन्चिंग के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी रॉकेट अगर लॉन्च किया जाता है तो उसको एक कंप्यूटर द्वारा क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। नीचे बैठे बैठे अपन क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति है वो फ्यूल का भी ध्यान रखता है, दूसरा व्यक्ति है वो उसकी डिस्टेंस का ध्यान रखता है कि कहाँ पर पहुँच गया, तीसरा व्यक्ति है वो उसमें आने वाली प्रॉब्लम्स का ध्यान रखता है। ठीक है, तो उसको व्यक्ति कई सारे काम कर रहे हैं लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है, एक ही सुपर कंप्यूटर से हम कंट्रोल कर सकते हैं।
या फिर हम अगर बात करें मौसम संबंधी, तो मौसम अगर पूरे जलवायु यानी कि पूरे धरती के ऊपर जितना भी अपने जो मौसम संबंधित जानकारी है उनको अगर जुटाना है तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है वो जोधपुर स्थित आईआईटी के अंदर रखा गया है, जिसमें अमेरिका और इंडिया दोनों मिलकर के क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और वो कंप्यूटर कौन सा है अपना, DGX। कौन सा है, DGX है, DGX 2 मॉडल कौन सा है, DGX 2 है। इन सुपर कंप्यूटर्स की जो कीमत होती है वो करोड़ों के अंदर होती है, ठीक है। तो ये अपना कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट किससे संबंधित हो गया, अपना सुपर कंप्यूटर से संबंधित हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं सुपर कंप्यूटर से ही आगे कि सुपर कंप्यूटर, चलो सुपर कंप्यूटर का उपयोग हमने देख लिया कि इन क्षेत्रों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन आप ये बताइए कि मान लीजिए इनसे छोटी अगर कोई कंपनी हो, यानी कि मौसम संबंधित जानकारियां जुटाने के लिए तो हमने किसका यूज़ कर लिया, सुपर कंप्यूटर का यूज़ कर लिया। वैज्ञानिक क्षेत्रों के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, सुपर कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है, कोई क्या है, बड़ी कंपनी है, तो वो उस कंपनी के डेटा क्या होंगे, उस कंपनी के अंदर डेटा क्या होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन वो सुपर कंप्यूटर को हायर भी नहीं कर सकते, सुपर कंप्यूटर को क्या नहीं कर सकते, हायर भी नहीं कर सकते। तो हम कौन से कंप्यूटर का उपयोग करेंगे, यानी सुपर कंप्यूटर से थोड़ा स्लो काम करने वाला, थोड़ा कॉस्ट में कम पड़े, ऐसा कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर। यानी ये बहुत सुपर कंप्यूटर है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण थोड़ी सी कॉस्ट को कम कर दिया जाए, थोड़े से इसके फंक्शंस को कम कर दिया जाए और थोड़ी सी इसकी स्पीड को भी क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो हो सकता है कि बड़ी कंपनियां जो होती है उनके बजट में ये कंप्यूटर बन जाए। यानी एज ए क्या है, ये सुपर कंप्यूटर की तरह ही है, लेकिन सुपर कंप्यूटर के जितना काम नहीं कर सकता। सुपर कंप्यूटर से कैपेसिटी में क्या है, थोड़ा सा डाउन कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर कौन से होते हैं, अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। कौन से कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। यानी कहा जा सकता है कि बड़ी कंपनियों द्वारा या फिर मैं कहूं तो बड़ी कंपनियों के उपयोग के लिए, बड़ी कंपनियों के उपयोग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, ये कौन से कंप्यूटर हैं, यानी कि ये कब आए, तो मैं कह सकता हूं कि ये लगभग 1951 में आए, लगभग 1951 में आए। जैसे अपना यूनिवेक, कौन सा कंप्यूटर है, यूनिवेक। फर्स्ट जनरेशन जब हमने पढ़ा था उस वक्त मैंने कहा था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर है, एनिएक है, यूनिवेक है, एडसेक है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर हैं ये कौन सी जनरेशन के हैं, फर्स्ट जनरेशन के हैं। जैसे देखो 1951 कौन सी जनरेशन में आ गया, फर्स्ट जनरेशन में आ गया, ठीक है ना। तो फर्स्ट जनरेशन का एक कंप्यूटर जो कि कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, और वो कौन सा है, यूनिवेक। यूनिवेक का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, यूनिवर्सल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, यूनिवर्सल कंप्यूटर है। कौन सा, मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो बड़ी कंपनियों के उपयोग में लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सी कंपनियों के काम में ये कंप्यूटर आएगा, जैसे मान लीजिए कि SBI बैंक है। कौन सा बैंक है, SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो बैंक है ये ना केवल इंडिया में ही इसकी ब्रांचेज है, बल्कि अदर कंट्रीज में भी इसकी क्या है, ब्रांचेज है। जैसे मान लीजिए कि इसकी कई सारी कंट्रीज में ब्रांचेज है, जैसे इंडिया, जैसे दुबई, जैसे नेपाल, या फिर कोई भी और कंट्री, कोई भी और कंट्री, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी कंट्रीज के अंदर इसकी क्या है, ब्रांचेज हैं। इंडिया के अंदर हर स्टेट में इसकी ब्रांच होगी। हर स्टेट में क्या है,
इसकी ब्रांचेज हैं। हर स्टेट से हर शहर या फिर हर गांव के अंदर क्या है, इसकी ब्रांचेज हैं। ठीक है ना, हर शहर या फिर हर गांव के अंदर, जैसे बड़ा गांव है तो उसके अंदर भी क्या हो सकती है, इसकी ब्रांचेज हैं। और एक ब्रांच के अंदर क्या है, कई सारे कंप्यूटर लगे हुए हैं। जैसे मिनिमम माने तो 5 कंप्यूटर। ठीक है, तो कई सारे यूजर्स हो गए ना इसके, कई सारे क्या हो गए, यूजर्स हो गए। अब ये कई सारे यूजर्स हैं, ये एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। एक साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। और डेटा है वो भी इनके सर्वर के ऊपर जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। सर्वर के ऊपर जाकर के क्या होता है, स्टोर होता है। अब डेटा जो है वो एक्सेस कहाँ से होता है, यहाँ से। ठीक है ना, जैसे सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है। ठीक है, तो डेटा एक्सेस कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। ठीक है ना। अब ये सभी यानी कि लाखों यूजर्स क्या करते हैं, एक साथ इन सर्वर्स से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि मिलाप करते हैं। डेटा यहाँ से लेते भी हैं, इनको डेटा देते भी हैं। ठीक है, तो इनको भी स्पीड क्या चाहिए, कंप्यूटर की स्पीड कैसी चाहिए, हाई स्पीड चाहिए। कैसी स्पीड चाहिए, हाई स्पीड चाहिए। इनको स्टोरेज कैपेसिटी कितना चाहिए, यानी डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी भी कैसी चाहिए, हाई चाहिए। लेकिन ये मान लो सुपर कंप्यूटर को हायर नहीं करते हैं, तो वो कौन से कंप्यूटर को हायर करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हायर करेंगे। किसको हायर करेंगे, मेन फ्रेम कंप्यूटर को हायर करेंगे। ठीक है, तो जो दूसरा कंप्यूटर अपना आता है वो कौन सा आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है, जो बड़ी कंपनियों के उपयोग में लिया जाता है। यानी बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग में लिया गया जो कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है, अपना मेन फ्रेम कंप्यूटर है। और इसका एग्जाम्पल मैंने दिया यूनिवेक, यानी यूनिवर्सल कंप्यूटर। बात समझ में आई होगी। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं पहले वाले कंप्यूटर से। यानी कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर है वो कैसा था, कैसा है और किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, किस तरीके से हम कौन से कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं। जो मेन पर्पज़ आगे अपना जो आएगा ना, वो नेक्स्ट आएगा, यानी कि आगे वाले वीडियोज़ में आएगा कि जो कंप्यूटर का उपयोग हम करेंगे तो वो उपयोग किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके आगे अपन देखते हैं माइक्रो और मिनी कंप्यूटर, यानी मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर। तो हम लोग देख रहे थे मेन फ्रेम कंप्यूटर हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा अपना जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर। अब देखना पहला कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, सुपर कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर कौन सा हो गया अपना, मेन फ्रेम कंप्यूटर। और तीसरा कंप्यूटर अपना कौन सा हो गया, मिनी कंप्यूटर। यानी मिनी कंप्यूटर अपन किसको कहेंगे, ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर जो स्पेसिफिक कामों के लिए काम में आता है। दूसरा कौन सा हो गया अपना, ऐसी कंपनियां जो सुपर कंप्यूटर को हायर नहीं करती है, उससे थोड़ा सा कैपेसिटी में छोटा कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर हो जाएगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो जाएगा। अब देखिए दो कंप्यूटर अपने बच्चे, एक तो अपना मिनी कंप्यूटर और एक अपना माइक्रो कंप्यूटर। एक अपना कौन सा कंप्यूटर हो गया, माइक्रो कंप्यूटर। अब ये जो माइक्रो कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर अपना घरेलू उपयोग के लिए, किसके लिए, घरेलू उपयोग के लिए, या फिर मैं कहूँ तो मनोरंजन के लिए। किसके लिए, मनोरंजन के लिए, या फिर शिक्षा क्षेत्रों में। किसमें, शिक्षा क्षेत्रों में। जैसे मान लो कि कंप्यूटर लैब है उसके अंदर लगा दिया, या फिर और कहीं लगा दिया, छोटी दुकान है उसके अंदर लगा दिया, या फिर मॉल वगैरह में इस कंप्यूटर को लगा दिया। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी स्कूल्स का ऐसा ग्रुप जिसके 200-250 स्कूल्स चलती हों, जिसके क्या चलती हो, 200-250 स्कूल्स चलती हों। अब वहाँ पर क्या होता है, 200-250 स्कूल्स हैं तो वो सभी स्कूल्स के डेटा को तो एक जगह पर रखेगा ना। सभी स्कूल्स के डेटा को कहाँ पर रखेंगे, एक जगह पर रखेगा। यानी उसको जो कंप्यूटर चाहिए वो कैसा चाहिए, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो, ज़्यादा हो, हायर हो। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो, ऐसा कंप्यूटर जो इंस्टेंटली सभी स्कूल्स को डेटा प्रोवाइड करवा सके। जब भी किसी छात्र का डेटा चाहिए तो वो सर्वर से डायरेक्ट उसको मिल जाए। देखो क्या कॉम्बिनेशन रहता है क्लाइंट और सर्वर का, कि एक हमने मेन कंप्यूटर बनाया, एक हमने क्या बनाया, मेन कंप्यूटर बनाया, और इस कंप्यूटर को मैं क्या कह सकता हूँ, सर्वर कह सकता हूँ। सर्वर जो है वो एक भी रख सकता हूँ, 2, 3, कितने भी मैं सर्वर रख सकता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं रहता हूँ मुंबई। मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई, जहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, ऑफिस बना रखा है। ठीक है,
कहाँ रहते हैं अपन? मुंबई रहते हैं और हमने क्या बना रखा है? ऑफिस बना रखा है। और यहीं से हम क्या करते हैं? 200-250 स्कूल्स को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। 200-250 स्कूल्स को क्या करते हैं? हैंडल करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो कंप्यूटर लगेंगे, इन स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर जो लगेंगे, इनको मैं कह सकता हूँ क्लाइंट कंप्यूटर। इनको क्या कह सकता हूँ मैं? क्लाइंट कंप्यूटर कह सकता हूँ। क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, क्लाइंट 4। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो डेटा है ना, यहाँ से जैसे स्टूडेंट्स की डिटेल है, भाई स्कूल्स में क्या होती है? स्टूडेंट्स की डिटेल ही तो होती है मेन। तो स्टूडेंट्स की जो डिटेल है कि किसका क्या नाम है, कौन से स्कूल में कौन सी क्लास में पढ़ रहा है, इसकी कितनी फीस है, क्या मार्क्स है, सभी की सभी। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये क्लाइंट में तो रहे ही, क्लाइंट के अलावा ये जो डेटा है ये कहाँ पर सेव रहे? सर्वर में भी सेव रहे। अब मुझे यहाँ पर जो कंप्यूटर लगाना है, क्या माइक्रो कंप्यूटर जो घरेलू उपयोग में अपन कंप्यूटर लेते हैं वो कंप्यूटर सक्सेस हो जाएगा क्या? यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, यहाँ पर नहीं होगा। अगर मैं मेन फ्रेम कंप्यूटर लेकर के आता हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। मेरे क्या पड़ गया? बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ गया। तो एक बीच का रास्ता निकालते हैं अपन, माइक्रो कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के बीच का रास्ता निकालते हैं। और वो रास्ता कौन सा है? अपना मिनी कंप्यूटर है। कौन सा रास्ता है? अपना मिनी कंप्यूटर। तो मैं कह सकता हूँ कि छोटी कंपनियों या संस्थाओं, छोटी कंपनियों या संस्थाओं में उपयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा है? अपना मिनी कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर है। अब ये जो मिनी कंप्यूटर है ना, ये जो मिनी कंप्यूटर है ये 1960 में हमने बनाया। लगभग कब बनाया? 1960 में हमने बनाया। 1960 में हमने बनाया। और ये पहला जो कंप्यूटर आया उसका नाम क्या है? PDP-1। क्या नाम है? PDP-1 यानी प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। ठीक है, तो इसको अपन किस में लेते हैं? मिनी कंप्यूटर में। यानी मिनी कंप्यूटर की अगर शुरुआत देखी जाए तो 1900 कब हुई? 1960 के अंदर PDP-1 नाम के कंप्यूटर से, जो PDP का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। तो कई बार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। दूसरा पॉइंट, यानी दो ही चीज़ें याद रखनी है। पहला तो कौन सा कि मिनी कंप्यूटर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है? छोटी कंपनियों या संस्थाओं के अंदर। दूसरा कि ये जो मिनी कंप्यूटर है ये कौन से कंप्यूटर से शुरुआत इसकी हुई है? तो PDP यानी प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर से इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये अपने 3 कंप्यूटर हो गए। मैन कितने कंप्यूटर हो गए? 3 कंप्यूटर हो गए जो डिजिटल कंप्यूटर में आते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं चौथा कंप्यूटर जिसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। जिसका क्या किया जाता है? सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। और वो कंप्यूटर कौन सा है? अपना माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर हमने जनरेशन में पढ़ा था, कंप्यूटर की जो जनरेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि माइक्रो कंप्यूटर है वो कौन सी कंपनी द्वारा लाया गया? सबसे पहले IBM द्वारा लाया गया। कब? 1970 के लगभग कब लाया गया? 1970 के लगभग माइक्रो कंप्यूटर लाया गया। IBM का फुल फॉर्म फिर से रिपीट कर देता हूं, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। लगभग 1970 के अंदर कौन सा कंप्यूटर लाया गया? माइक्रो कंप्यूटर लाया गया। ये घरेलू उपयोग, ये कौन से कंप्यूटर हैं? जो घरेलू उपयोग, मनोरंजन के साधन, मनोरंजन के लिए, शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए, चिकित्सा क्षेत्रों में, किसमें? चिकित्सा क्षेत्रों में, या फिर व्यापार के लिए, या फिर किसके लिए? छोटे व्यापारों के लिए उपयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर है। किसके लिए काम में लिया जाता है? घरेलू उपयोग, मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा या फिर व्यापार के अंदर। इन कंप्यूटर्स में हम लोग कौन कौन से उपकरणों को ले सकते हैं? यानी ऐसे कौन कौन से उपकरण जिनका हम रेगुलर यूज करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर में आता है। तो देखिए अपना सबसे पहला तो कौन सा हो गया? PC। कौन सा हो गया? PC, जिसको अपन क्या कहते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, दूसरा अपना पर्सनल डेटा असिस्टेंट यानी PDA, पर्सनल डेटा असिस्टेंट। कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि PDA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पर्सनल डेटा असिस्टेंट।
या फिर अपना जो मोबाइल होता है, ठीक है ना, स्मार्टफोन जिसको हम कहते हैं, तो हमारा मोबाइल, ये सब किसके अंदर आते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? अपने माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। तो देखिए यहाँ तक हमने कंप्यूटर के भाग, पहले वाले कंप्यूटर कैसे होते थे, अब वाले कंप्यूटर कैसे हैं, किस तरीके से काम करते थे, कौन सा कंप्यूटर किस काम में आता है, यहाँ तक हमने ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा है। क्या देखा है? कंप्यूटर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा है कि किस किस तरीके से कंप्यूटर अपने कार्य में लिए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे, ठीक है ना। तो आगे वाले जो वीडियोस हैं उनके अंदर अब हम क्या करेंगे? अब हम कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को चलाना सीखेंगे। यानी हम अब जो कंप्यूटर का उपयोग करेंगे वो एक तरीके से माइक्रो कंप्यूटर के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे? माइक्रो कंप्यूटर पे। यानी जो माइक्रो कंप्यूटर है वो दिखता कैसा है और उसमें कौन कौन से उपकरण को हम उपयोग में लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सभी वीडियोज़ हम पूरी मेहनत के साथ में बना रहे हैं, आपका सपोर्ट ज़रूरी है, इसलिए वीडियोस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, वीडियोस को देखिए, नोट डाउन कीजिए। धन्यवाद।